20 अक्टूबर 2006 ठीक रात में तिहाड़ जेल में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के पास एक कॉल आता है। जिस कॉल में दूसरी तरफ बोल रहा आदमी उन्हें ये बताता है उसने एक बास्केट में लाश छोड़ी है, जाओ जाके देख लो। पुलिसकर्मी बिना किसी देरी के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं और जैसे वे जगह पे छानबीन देते हैं सच में वहां एक लाश मिलती है, बिना सर की लाश। जी हाँ, उस लाश का सर नहीं था। और छानबीन करने पर पुलिसकर्मियों को उसी बास्केट में एक नोट मिलता है। इस नोट में वह अपराधी लिखता है कि अगर जब तक मुझे पकड़ नहीं लोगे अपराध ऐसे ही होते रहेंगे। और एक लाइन जो उस नोट में उसने लिखी थी, ये लाइन उस अपराधी के कॉन्फिडेंस को दर्शाती थी। ये लाइन जो उसने लिखी थी, कैच मी इफ यू कैन। जी हाँ, इससे पता चल रहा था कि उस अपराधी में कितना कॉन्फिडेंस होगा, वो अपने काम में कितना माहिर होगा कि बिना डरे वो मतलब उस जेल में जहाँ पे अपराधियों को उसके गुनाह की सजा मिलती है, उस जेल के सामने उसने इतने पुलिसकर्मियों की नाक के नीचे एक लाश को रख दिया। आखिरकार क्यों किया उसने ऐसा, क्या कारण था इसके पीछे, जानते हैं थोड़ी और बारीकी के साथ। सेम यही हादसा 25 अप्रैल 2007 को भी देखने को मिलता है, जब उसी तरह एक लाश को तिहाड़ जेल के गेट के सामने छोड़ दिया जाता था। उसमें भी इसी तरह के कुछ नोट्स मिलते थे जिससे मतलब लिखा रहता था कि पकड़ लो अगर पकड़ सको। जब उस केस पे और छानबीन की गई, पुलिस ने उस नोट की राइटिंग को जब मिलाया गया तो उससे ये पता चला कि जो अपराधी था वो एक बिहारी था, क्योंकि उसकी राइटिंग में एक बिहारी एसेंट देखने को मिला था। जब पुलिस ने इस केस की और छानबीन करनी चाहिए तो उन्हें एक ऐसी सिमिलर सा केस जो कि 1998 में घटित हुआ था, इसमें ठीक इसी तरह तिहाड़ जेल के सामने एक सरकटी लाश को रख दिया गया था, वो केस याद आ गया। उस केस की और छानबीन करते हुए उन्होंने इस पहलू को भी उसके साथ जोड़ दिया। अब धीरे धीरे पुलिसकर्मी उस जगह पहुंच गए जहां से उस अपराधी ने उन सबको कॉल किया। जी हाँ, वहां पर एक दुकानदार था जिस दुकानदार ने उस अपराधी की शक्ल देखी। पुलिसकर्मियों ने बिना किसी समय गवाए उस अपराधी का स्केच बना दिया। जी हाँ, अब पुलिसकर्मियों के पास उस अपराधी का स्केच था। अब उस स्केच को ढूंढते ढूंढते पुलिसकर्मियों ने एक दिन दिल्ली के एक इलाके में ठीक उसी शक्ल का एक आदमी देखा, जो आदमी एक साइकोपैथिक के क्लिनिक में जाया करता था। आए दिन वो उस क्लिनिक में जाता था और वहाँ के मतलब लोगों को उस बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो उसको नहीं जाता था। और जब पुलिसकर्मी ठीक उस क्लिनिक में पहुंची, उन्होंने उस डॉक्टर से बातचीत की, तो उस डॉक्टर के थ्रू उन्हें उस अपराधी की सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन सब मिल चुकी थी। और उससे उन्हें पता चलता है कि उस अपराधी का नाम था चंद्रकांत झा। और उस डॉक्टर ने ये भी बताया कि उसका एक छोटा भाई है जिसको उस अपराधी ने मारने की कोशिश की थी। जब और छानबीन की जाती है और पूछताछ की जाती है उसके छोटे भाई के साथ, तो पता चलता है कि हाँ, उसने उसे भी मारने की कोशिश की। उसके भाई से पूछताछ करने पर उसका भाई उन्हें उसके घर का पता बता देता है और ये भी बता देता है कि उसके पास एक सब्जी बेचने का ठेला भी होता है। अब जैसे हम उसकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान देते हैं, बचपन से उसके घर वालों ने उसे कुछ खास प्यार नहीं किया था। उसे आए दिन घर पे बहुत सुनाया जाता था, ताने मारे जाते थे क्योंकि वो पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं था। उसे घर में इग्नोर किया जाता था, जिसके कारण वह बहुत ही डिमोटिवेट रहता था। उसे घर वालों से या अपने आसपास वालों से भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो वह चाहता था। इतना डिसरिस्पेक्ट होने के बाद में उसकी मेंटल कंडीशन भी कुछ खराब होने लगी थी, वह थोड़ा सा डिप्रेशन में भी रहने लगा था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें थोड़ी सी समझदारी आई, तो काम करने के लिए अपना गाँव छोड़ के दिल्ली आ गया। दिल्ली में उनसे एक काम मिलता है जहाँ वह सब्जी बेचने का काम स्टार्ट करता है। जी हाँ, वह सब्जी बेचता है और जहाँ मैं सब्जी बेचता था उसी के कुछ ग्रुप्स में एक दिन एक घटना घटित हुई उसके साथ, जहाँ पे उसी के एक साथी को एक कुछ अपराधी, कुछ गुंडे जो होते थे मारपीट करते थे। कुछ वसूली का कारण हो सकता था, कुछ भी, पर वह उसे मारपीट करते थे। ये देख के उसे बहुत बुरा लगा। उसने उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वह उसके पास गया भी कि वह उसे रोक सके, पर बदले में वह खुद ही पिट गया। और ऐसी कंडीशन में भी वह लड़ना नहीं छोड़ रहा था, और जब वो इतना पिट गया कि उसे खुद ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। और जिस दिन वह अस्पताल में भर्ती हुआ उसे ये बात समझ में आ गई
कि इस जमाने में वही व्यक्ति सर उठा के जी सकता है जिसके हाथ में पावर है। ऐसे डर के रहने से कुछ नहीं होगा। एंड आई थिंक गाइस वही एक पॉइंट था जहाँ से उसमें एक आत्मनिर्भरता आई कि वह मतलब अपने साथ हो रहे या फिर अपने किसी साथी के साथ हो रहे ऐसे अपराधों या ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। पर उसका रास्ता बहुत गलत था, जो उसने चुना वह रास्ता बहुत गलत था। आखिरकार क्यों वह इस रास्ते पे गया? बात और गौर फरमाने वाली है दोस्तों। जिस रात वह अस्पताल में था, ठीक उसी रात उसने उस आदमी का कत्ल कर दिया जिस आदमी ने उसे मारा था और जिसके कारण वह अस्पताल गया था। यहाँ से उसके कत्ल करने का सिलसिला कभी रुकता नहीं। जहाँ वो काम करता था वहीं पर एक उनका यूनियन लीडर हुआ करता था, जो वहां पे काम कर रहे अन्य मजदूरों से भी वसूली लिया करता था। जब ये बात चंद्रकांत को पता चली तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि ये वसूली किस चीज की। जब हमारे पास इतनी अर्निंग ही नहीं हो रही कि हम इसे वसूली दे पाए, हमें कैसे देंगे? उसने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई भी, पर ये बात यूनियन लीडर को अच्छी नहीं लगी और उनके बीच हाथापाई हो गई। हाथापाई में चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर को थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया। फिर उस यूनियन लीडर ने चंद्रकांत को पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ समय बाद जब चंद्रकांत वापस जेल से बाहर आया, उसने आते ही इस यूनियन लीडर का कत्ल कर दिया। और गाइस शॉकिंग करने वाली बात तो ये है कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी कि ठीक ऐसा केस 1998 में उनको मिला था कि जिस टाइम तिहाड़ जेल के सामने एक लाश मिली थी उन्हें, वो भी सर कटी। वो लाश उसी यूनियन लीडर की थी। जी हाँ गाइस, जब हम इसकी स्टोरी, इसकी अपब्रिंगिंग को देख रहे हैं तब हमें ये चीज पता लग रही है कि ये चीज कहाँ रिलेट कर रही है। ये वही अपराधी जिसने 1998 में उस यूनियन लीडर की लाश को वहां पे छोड़ा था। और उसके वहां जेल के सामने छोड़ने का भी एक कारण था। जब मैं जेल में था तो दिल्ली पुलिस ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। ऐसा सुनने में आया था कि उसके कपड़े उतार के बहुत मारा पीटा जा रहा था। जिस चीज का बदला लेने के लिए उसने उन लाशों को उस जेल के सामने छोड़ दिया करता था, जिससे उन पुलिस कर्मियों वालों की बेइज्जती भी करता था और उसे अपने आप में भी खुशी होती थी। बस फिर क्या, उसके बाद उसके अपराध करने का सिलसिला रुका नहीं। सन 1998 में पंडित उर्फ मंगल, 2003 में शेखर उमेश, 2005 में गुड्डू, 2006 में अनिल मंडल और 2007 में उपेंद्र। उसने इतने लोगों को उस तिहाड़ जेल तक पहुंचाया, पर कैसे? एक लाश है। और जो उसका लोगों को मारने का तरीका था वो भी बहुत अलग था। वह पहले लोगों से दोस्ती करता था, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता था, उनकी तरफ कुछ मदद प्रस्ताव में रखता था, उनकी किसी तरह से छोटी मोटी मदद कर देता था, चाहे वो काम ढूंढवाना हो या उन्हें अपने घर में आश्रय देना हो। पर अगर कोई भी बात जैसे मांस खाना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना या किसी अपनी बेटी बहू पे नजर डालना, वो बात चंद्रकांत को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अगर वो ऐसा कुछ भी देखता था तो वह उस व्यक्ति को तुरंत वहां पे मार देता था। और उसके मारने का तरीका होता हुआ है, जब जेल से बाहर आया था तो उसने उस समय कराटे सीखे। वह नान चाकू का बहुत अच्छे से उपयोग करना जान गया था। वह जब भी किसी का कत्ल करता था तो नान चाकू से ही करता था। और इन सबको मारने के बाद में वह इन लोगों के लाश को टुकड़े कर करके शहर के अलग अलग जगहों पे छोड़ देता था और इनके जो सर होते थे उन्हें काट कर यमुना जी में बहा देता था, जिससे इन्हें मोक्ष मिल सके। जी हाँ, उसकी ऐसी मानसिकता भी थी। को राहत तो तब मिली जब मई 2007 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फरवरी 2013 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20 जुलाई 2022 चंद्रकांत की इस घटना पर एक सीरीज बनाई जाती है जिसका शीर्षक होता है द इंडियन प्रेडेटर। जी हाँ, इस सीरीज में कैसे उसकी आपसी जीवन तथा उसके मृत्यु करने का सिलसिला, उसके दंड देने का सिलसिला, उसकी मानसिकता को दर्शाया गया है। हमें भी ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये लोग कहाँ से आ सकते हैं। हो सकता है ये लोग हमारे आसपास ही कहीं पे हो सकता है ये हमारे साथ वाले दोस्त ही हो। हमें नहीं पता उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको कभी भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर ऐसा शक हो
तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस में या अपने आसपास लोगों से सहायता मांगो, क्योंकि आपकी जान आपके हाथों में ही है। अपनी सुरक्षा खुद करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, जैसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब का बटन हमें ढेर सारा मोटिवेशन देता है कि हम ऐसी कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ आपके लिए नया कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।